गुड इवनिंग, वेलकम टू आईएएस नेक्स्ट। आज इस सीरीज में जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, या हम साफ साफ बात करें यूपीएससी जीएस 3 पेपर के पोटेंशियल टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। हमने इसमें पीएलआई स्कीम्स के बारे में पढ़ा, हमने इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में पढ़ा, हमने डिसइन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा। अभी हमने कल जो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो ऐसे हम डेली एक अच्छे टॉपिक के साथ कर रहे हैं और उन टॉपिक को कर रहे हैं जो 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकता है। और याद रहे, न्यूज़ के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल वाले नहीं हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो यूपीएससी क्रैक कराना है। यूपीएससी कैसे सोचता है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो डेयरी सेक्टर को लेकर 2019 में भी प्रश्न पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। इसका कारण ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है और अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन ग्लोबल लीडर नहीं है। तो क्या हमें चैलेंजेस फेस करने हैं, क्या वे फॉरवर्ड्स हैं जिनको करने हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इंडियाज डेयरी सेक्टर में जो परिवर्तन आप देखते हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। इस बजट में आपने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में सुना होगा। पहले व्हाइट रेवोल्यूशन, फिर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। आज की डेट में अगर देखें तो मिल्क प्रोडक्शन इज अराउंड 240 मिलियन टन, 240 मिलियन टन है। और एक बात समझिए कि ये हजारों मार्जिनल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है और उस मार्जिनल में अगर हम ध्यान से देखें तो महिलाएं ज्यादा हैं। अगर आप गांव में गए हो, गांव में देखे हो, तो पशुपालन जो है वो महिलाओं की जिम्मेदारी समझ ली जा रही। अच्छा ठीक बता, ये इंडिपेंडेंट करने का भी काम कर रहा है, ये जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट कर रहा है, एनिमल रियरिंग। और सबसे बड़ी बात है कि जो मिल्क की डिमांड है, ये डिमांड और सप्लाई और वॉलेटिलिटी जैसा नहीं है, इसकी डिमांड कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। ठीक बात है। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चैलेंजेस को फाइंड आउट कर ले, कुछ को तो हम चाह कर भी नहीं दूर कर पाएंगे, बट कुछ चैलेंजेस को अगर हम फाइंड आउट करके दूर करें तो हम इसमें ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। और ग्लोबल लीडर का मतलब ये हुआ, डेयरी सेक्टर में बनने का मतलब कि हमारी हाई ड्रिवन इकोनॉमी की मार्केट को पूरा करना। एक पॉइंट समझिए, दूध की खूब डिमांड है, वो पूरा हो जाएगा। सबसे सस्ता एनिमल प्रोटीन है ये। अब गरीब से गरीब आदमी को भी अगर एनिमल प्रोटीन के लिए बात करें तो दूध को अफोर्ड कर सकता है, तो सबसे सस्ता है। तो जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं मिल्क में वो कंट्रोल हो जाएंगे, तो हम अपने देश के लोगों की हेल्थ को सुधार पाएंगे। और तीसरा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पॉइंट समझ में? तो जहां ये फॉरेक्स दे सकता है, आपकी हेल्थ को सुधार सकता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, देश के अंदर डिमांड पूरी कर सकता है, तो इस सेक्टर पे काम करना जरूरी है। और सरकार कर भी रही है, बहुत सारे मिशन है, बहुत सारी योजनाएं हैं। और जब सरकार काम कर रही है, जरूरी भी है, ग्लोबल लीडर बनने का पोटेंशियल भी है, विकसित भारत में इसका एक अंग भी हो सकता है, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टेज, क्या है करंट बातें। आइए पहला पॉइंट में समझते हैं, पहले इस सेक्टर के करंट स्टेटस को समझते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों जो ध्यान से समझने वाली बात है, प्रोडक्शन। तो 240 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, ठीक बात है। और अगर हम चावल और गेहूं को कंबाइंड प्रोडक्शन देखें तो उससे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन है। ये क्या शो कर रहा है? ये तुम्हारा पोटेंशियल शो कर रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो मिल्क प्रोडक्शन में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर पर ईल्ड की बात करें, पर एनिमल ईल्ड की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो भी बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है भारत में। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की भी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट समझिए, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड। ये यहाँ पे आपको एक अच्छा डेटा देखने को मिलेगा। ओनली 3% ऑफ मार्केटेबल सरप्लस पासेस थ्रू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। कहने का मतलब ये कि केवल 33% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास आ रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 33% तो यहाँ आ रहा है, लेकिन जो बाकी का परसेंटेज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और जब चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो दो तीन संदेह पैदा होते हैं, दो तीन डाउट पैदा होते हैं। पहला, क्या क्वालिटी के बारे में गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है? उत्तर है नहीं, भले ही आपका भरोसा ज्यादा हो। ठीक बात है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्वालिटी पे भरोसा कर सकते हो कि अमूल का दूध होगा तो पॉसिबली इतनी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है तो शुद्ध होगा। मैं अमूल और सारे मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अब कोई आसपास की डेयरी वाला ले आया है तो हो सकता हो कि उसके कुछ कंस्ट्रेंट की वजह से उसने कुछ उसमें मिलावटें करनी शुरू कर दी हो। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि
ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं, वो सेल्फ लाइफ, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ेगी। अगर दूध नहीं बिका तो बेकार होगा। तो जो ये पेरिशेबल टाइप आइटम है मिल्क भी, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर लार्ज होने की वजह से ये इसका वेस्टेज ज्यादा होता है। और एक और पॉइंट जो समझने की बात है, सरकार भी इंश्योर करती है, कंपनीज भी इंश्योर करती है कि एक दूध का ज्यादा से ज्यादा मूल्य किसानों को मिले। अमूल 70% तक कोशिश करती है किसानों को मिले, बट यहीं पर अनऑर्गेनाइज की बात करें तो वो मार्केट के रेट से 30% लो पर चलता है। तो यहाँ पे कई पॉइंट निकलते हैं। अगर सरकार को इस सेक्टर को और मजबूत करना है तो इसे और ऑर्गेनाइज्ड बनाना होगा, ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट के टर्म में भी बनाना होगा, ऑर्गेनाइज पेमेंट टर्म में भी बनाना होगा, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और करनी होगी। खैर आगे बात करते हैं। अगर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इंडियन मिल्क जो फार्म गेट पर है, जो किसानों के गेट पे है, न्यूजीलैंड और यूएसए से सस्ता है। ये हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल शो कर रहा है। अगर आपका दूध किसानों से सस्ता मिल रहा है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एज अ मिल्क एक्सपोर्ट करने में तो बहुत सारे, बट आपको पता है कि जितने भी कंट्रीज ये हैं ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उन सब में एसएमपी की डिमांड है, मिल्क पाउडर की डिमांड है। उसको बना के कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन करके कर सकते हैं। तो एसएमपी और मिल्क फोर्टिफिकेशन ये फ्यूचर हो सकता है इंडियन डेयरी मार्केट का। इससे हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। प्रोड्यूसर तो है बट लीडर नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक और है, रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलता है आज की डेट में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट और ईस्टर्न स्टेट्स में अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। इसका कारण क्लाइमेट भी है, इसका कारण फॉडर भी है, इसका कारण फूड भी है, बट इसे भी हम दूर करके खूब अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। आइए समझते हैं सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इस सेक्टर का, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, जेंडर इक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, और इसको सीधे सीधे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स, प्राइमरली मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस, डिपेंड ऑन द डेयरी फॉर दियर सिस्टम। 80 मिलियन गांव के मार्जिनल फार्मर्स या कई सारे ऐसे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है, वो इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तो आज भी ये सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बना हुआ है। अगर हम इसे केवल और केवल ऑर्गेनाइज कर ले जाएं तो हम और अच्छा रिजल्ट देंगे। पॉइंट क्लियर? 33% ऑर्गेनाइज, 67% पोटेंशियल है। फार्मर शेयर की बात करें, कोऑपरेटिव कंपनीज या जो ऑर्गेनाइज कंपनी है वो तो अच्छा कंज्यूमर प्राइस का एक सर्टेन परसेंटेज देने को तैयार है, बट यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें प्राइसेस मिल रहे हैं कि नहीं? देखिए, फार्मर्स शेयर, कॉपरेटिव्स लाइक अमूल इंश्योर फार्मर रिसीव 75 to 80% ऑफ कंज्यूमर प्राइस। हमें अगर 60 रुपीज में मिलता है, 67 रुपीज में मिलता है, तो इसका 80% तक पैसा किसको मिले? फार्मर को मिले। ठीक बात है। और डेफिनेटली ये किसी भी फसल से ज्यादा शेयर है। 70% महिलाएं डेयरी सेक्टर में काम कर रही हैं। यही तो जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ है ना। अगर गांव में उनके पास इनकम के रिसोर्सेस पर कब्जा होगा, वो अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगी, तो अच्छा होगा। तो 70% वर्कफोर्स, स्पेशली वुमेन वर्कफोर्स डेयरी सेक्टर में काम कर, दिस इज द जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 2047 के भारत के में हमें जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम करना होगा। शब्दों को पकड़ते चलो। तो देखिए, 70% ऑफ द डेयरी वर्कफोर्स बीइंग वुमेन, दिस सेक्टर इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी एक उठा के आगे कमेंट करा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्कस कर चुका हूं मैं। मिल्क एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ता, मोस्ट अफोर्डेबल एनिमल प्रोटीन है। आज भी लगभग 12% ऑफ द पॉपुलेशन इसी पर डिपेंडेंट है। क्लियर? तो देखिए, मिल्क रिमेन्स इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एनिमल प्रोटीन। ठीक बात है। एंड फॉर एड्रेसिंग अंडर नरिशमेंट, 12% ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? मिल्क प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। तो बहुत सारा पोटेंशियल लिए हुए है सेक्टर, ये बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आज की डेट में है। इवन ये ड्राइवर भी है इंक्लूसिव ग्रोथ का।
ठीक बात है। चलिए, बट समस्याएं भी बहुत हैं, समस्याओं को समझते हैं। समस्या एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, आइए देखते हैं क्या है समस्याएं। समस्याओं में, ऑल्दो हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, बट समस्याएं हमारे यहाँ पे जो गायों की, बफेलोज की नस्लें हैं, जो उनकी वैरायटीज हैं, उसमें थोड़ा सा गैप है। ये क्लाइमेट से भी हो सकता है। जरा से देखें, इंडियन काउस की जो प्रोडक्शन है दैट इज 1.64 टन पर ईयर, जबकि यूएस में दिस इज द 10 टन पर ईयर। ये फॉर्डर का भी इशू है, ठीक बात है। अगर इतना अंतर हमने पूरा करने, इसका 50% अंतर पूरा कर लिया, तो इतना मिल्क प्रोड्यूस हम कर सकते हैं कि ठीक ठाक फॉरेक्स हमारे पास आने लगेगा। भारत में इनपुट कॉस्ट भी हाई है। जो फीड है, जो फॉडर है, फॉडर मतलब चारा है ना, ग्रीन फॉडर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। फॉडर शॉर्टेज है, भूसा मिलता नहीं है, तो इनपुट कॉस्ट भी राइज है इंडिया में। इसकी वजह से जो फार्मर्स को बेनिफिट है वो कम है। तो बहुत सारे नुकसानों के बीच में ये भी है। क्लियर। क्लाइमेट और हेल्दी रिस्क, आपने अक्सर सुना होगा, समर्स में 15 से 20% ही स्ट्रेस के नाते मिल्क कम होने लगता है। गर्मी के नाते गाय और भैंसों में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, गर्मियों के नाते। ट्रॉपिकल होने के नाते बहुत सारी वायरल डिजीज भी हो सकती हैं। जैसे वायरल डिजीज तो बहुत सारी हो सकती है। अभी आपने देखा होगा बजट में प्रोविजन कर दिया, एक डिजीज थी शायद एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, तो इसके लिए बजट में भी प्रोविजन कर दिया। लाइव स्टॉक में स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, तो ये क्लाइमेट की वजह से कुछ चीजें। बट समर के लिए हम शेड बना सकते हैं, ठीक बात है। बहुत सारे आजकल शेड की इको फ्रेंडली शेड्स बन के आ रहे हैं जिसमें अपने पशुओं को रख सकते हैं, तो हम दूर भी कर सकते हैं। इसके लिमिटेशंस देखिए, ओवर 50 मिलियन स्मॉल होल्डर्स मैनेज 110 मिलियन कैटल, हिंडरिंग मैकेनाइजेशन। मतलब पॉइंट ये है कि आज भी मैकेनाइजेशन नहीं है। अगर हमें बढ़ाना है, पशुओं से ईल्ड बढ़ानी है, तो पशुओं हमें मैकेनाइजेशन करना होगा, मशीनें पैदा करनी होगी। चिलिंग यूनिट्स कम है। चिलिंग यूनिट्स का मतलब है दूध को फ्रीजर में रखने वाली यूनिट्स। जैसे आपके यहाँ भी दूध बच जाता होगा तो फ्रीजर में रखते होगे ना, तो चिलिंग यूनिट्स कम है। सप्लाई चेन वीक है। अगर हम मजबूत कर ले जाएं अपनी चिलिंग यूनिट सप्लाई चेन वीकनेस को, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कवर ओनली 20% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस। अगर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हुआ तो 80% में हमारे पास स्टोर करने के साधन नहीं है। इससे स्पॉइलेज बढ़ सकता है, इस दूध का खराब होना बढ़ सकता है, ठीक बात है। हमारा जो ग्लोबल कंपटीशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैंने बताया बिकॉज ऑफ क्वालिटी, ट्रेड ड्यू टू लेस ट्रेड ड्यू टू क्वालिटी। आप पढ़िएगा या तो हमारे इस चैनल पे देखते रहिए। एसपीएस एग्रीमेंट है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट, जिसके नाते भारत के मिल्क को, डेयरी सेक्टर को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम काफी कुछ इस पे कर सकते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं जो एग्जाम में प्रीलिम्स के पॉइंट से आपके लिए आ सकते हैं, इस सेक्टर से रिलेटेड है। डिजिटलाइजेशन ऑफ डेयरी, डेयरी का डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था। इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर किए जा पाए, इनको क्रेडिट अवेल करा जा पाया, ये कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, पशुओं की हेल्थ, वैक्सीनेशन, उनके ब्रीडिंग के बारे में इंसाइट दे पाए। इसका नाम है NDDB ई गोपाल ऐप। दिस यूज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फॉर कैटल हेल्थ, वैक्सीनेशन एंड ब्रीडिंग इंसाइट। इसी तरह से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, आपको पता होगा डेयरी सेक्टर एक बड़ा मीथेन सोर्स का सेक्टर है, तो इसे क्लाइमेट स्मार्ट डेयरिंग की बात हो रही है। इस पे काम करिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेथड्स बताओ। आपको पता होगा ना कि एग्रीकल्चर पेपर 3 में है, रिसेंट इन्वेंशंस वगैरह हमेशा टॉपिक रहे। तो व्हाट आर क्लाइमेट स्मार्ट डेयरिंग, सब मेथड्स डिस्कस करिए। जो रीजनल डाइवर्सिफिकेशन है नॉर्थ और ईस्ट, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में, बिकॉज ऑफ लो सप्लाई, इस पे मैनेज करना होगा। डेयरी मार्केट, प्रीमियम डेयरी मार्केट को बनाना होगा, जैसे प्रोबायोटिक, कर्ड, इन सब पे भी काम करना होगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया
प्रोटीन हब बन सकता है चाइना के लिए, आसियान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, न्यूजीलैंड के लिए ना। और अगर इंडिया को इंक्लूसिव ग्रोथ या फाइनेंशियल इंक्लूजन का बनाना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी ये सेक्टर एक ड्राइवर का काम कर सकता है। तो जहाँ जेंडर इक्वालिटी के लिए ड्राइवर का काम कर सकता है, आपने देखा वहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर सकता है, कार्बन फुटप्रिंट के लिए काम कर सकता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए कुछ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन समझते हैं। यहाँ पे स्कीम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर बोलोगे पीपीटी बड़ी हो गई है, बड़ा वीडियो हो जाता है, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। खैर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार ने 2014 में यूज किया। इसमें जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं आपकी ड्यूटी है, पढ़िएगा, ठीक बात है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, 13,000 करोड़ रुपए कर लिए। मैं अभी बात कर रहा था ना, फूट एंड माउथ डिजीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड किया जा पाए। कोऑपरेटिव रिफॉर्म किया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के साथ साथ AHIDF के प्रोविजंस किए हुए हैं ताकि इस सेक्टर को बूस्ट कराया जा सके। कुछ और बातों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो भविष्य हो सकता है, वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट पे काम करना होगा। क्यों अमेरिका में 10 टन पर ईयर है और भारत में 1.64 क्यों है? मैंने कहा ना, ब्रीड हो सकता है और क्लाइमेट हो सकता है। तो ब्राजील के डेयरी रेवोल्यूशन प्रोग्राम से सीखना होगा और क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम ASS थीमन वाले प्रोग्राम से जो सरकार ने शुरू भी किया हुआ है, इन सब से हमें क्या करना होगा, ब्रीड्स पर काम करना होगा, राइट। जेनेटिक सिलेक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और ये कहां से सीखना होगा, इसके लिए हमारे पास एक मॉडल है फ्रॉम द ब्राजील डेयरी रेवोल्यूशन, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जो 15 से 20% लॉस होता है ना, वो गर्मी के नाते होने लगता है, समर स्ट्रेस या हीट स्ट्रेस बोलते हैं। उसके लिए भी हम लोग क्या, कैटल शेड, शेड नेट, सोलर पावर्ड चिलिंग, ठीक बात है। और जो अभी हमने ना सबसे मीथेन का जो प्रोडक्शन होता है उसको मैनेज करने के लिए बायोगैस यूनिट फॉर मीथेन इमिशन एंड रिडक्शन, क्लीन एनर्जी भी प्रोडक्शन होगा। ये हमारा एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2035 शायद यही है, चेक कर लीजिएगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस का टारगेट इसको भी पूरा करेगा। नेट जीरो के टारगेट को भी पूरा करेगा, 2047 के भारत को भी पूरा करेगा। कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं इस प्रोग्राम को, चलिए देखिए। FPO को प्रमोट किया जाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, SHG को प्रमोट किया जाए, फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर प्रमोट करने के लिए AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। फूड प्रोसेसिंग को इस सेक्टर में यूज किया जाएगा। हमने लास्ट वीडियो फूड प्रोसेसिंग पे डिस्कस किया हुआ था, उसको जरूर देखिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि इस पूरी इकोनॉमिक सीरीज से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन, जैसे आपने खूब चीज, योगर्ट, व्हीट प्रोटीन, लैक्टोज, इन सब पे भी काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप डायरेक्टली इन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट में, और इनमें तो भविष्य है ही है आपका। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे हैं कि जो इंडिया का जो ये डेयरी सेक्टर है, दिस इज अ वाइटल सोशल सेफ्टी नेट। ये प्रोड्यूसर तो है ही है, हम हमें ग्लोबल लीडर बना सकता है, स्पेशली इन दिस सेक्टर। टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने की जरूरत है, क्लाइमेट स्मार्ट करने की जरूरत है, एक्सपोर्ट ओरिएंट करने की जरूरत है, किसानों को ज्यादा प्रोड्यूस देने की जरूरत है। क्वेश्चन यही पूछा गया था, आप देखिएगा 2019 या 20 में, कि कैसे डेयरी सेक्टर फार्मर्स की इनकम को डबल करने में मदद कर रहा है। अब पूछा जा सकता है ना कि कैसे डेयरी सेक्टर जेंडर इक्वालिटी को करने में मदद कर रहा है, कैसे, क्या क्या कंस्ट्रेंट है डेयरी सेक्टर के सामने, क्या सरकार ने स्कीम लेकर आ रही है। क्लियर है पॉइंट? तो इस पूरी सीरीज को फॉलो करते रहिए। इसमें हम लोग केवल उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो UPSC GS3 के मेंस में आ सकते हैं।